गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में हम आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, विदेशी विक्रय प्रतिनिधि या दलाल, जिसे फॉरेन सेल्स एजेंट भी कहते हैं। आपको जब मैं अंतर्राष्ट्रीय विपणन की परिभाषा पढ़ा रही थी तब मैं आपको बार बार बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन में केवल क्रेता और विक्रेता नहीं होता, बल्कि क्रेता विक्रेता के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए होते हैं वे भी अंतर्राष्ट्रीय विपणन का एक हिस्सा होते हैं। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय विपणन एक बहुत बड़ा रूप है और इसमें केवल क्रेता और विक्रेता और उत्पाद का होना ही केवल काफ़ी नहीं होता, और इसमें बहुत सारे लोगों की विक्रेता को और क्रेता को मदद लेनी पड़ती है। तो ये प्रतिनिधि अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब विक्रेता अपना माल तैयार करके और दूसरे देश में भेजता है, या क्रेता जब दूसरे देश से अपना माल मंगवाता है, तो इन्हें कहते हैं, ये प्रतिनिधि भी कहलाते हैं, ये दलाल भी कहलाते हैं। और जब बहुत बड़ा रूप होता है तो एक प्रतिनिधि या एक दलाल से काम नहीं चलता, और ऐसे में एक एजेंसी, जो पूरी प्रतिनिधि की एक एजेंसी यानी कि जिसमें कई सारे लोग नियुक्त हैं, वो भी इसमें बहुत काम करते हैं और आपके अंतर्राष्ट्रीय विपणन को सफल बनाते हैं। परिभाषा अगर हम देखें तो अलग अलग परिभाषाएं एजेंट या दलाल की, वह व्यक्ति जो दूसरे की ओर से कोई कार्य करने के लिए अथवा अन्य व्यक्तियों के साथ व्यवहारों में दूसरे का प्रतिनिधित्व करने के लिए रखा गया हो, वह एजेंट कहलाता है। नियोक्ता कौन हो गया? या तो क्रेता जिसने दलाल को रखा है, या विक्रेता जिसने दलाल को रखा है, वह नियोक्ता कहलाता है। और तीसरा है, मैंने अभी जैसे बताया, एजेंसी, यानी कि एजेंट नियुक्त करने के लिए जो पूरी एक कंपनी, यानी एक जब बहुत बड़ा निर्यात होता है या बहुत बड़ा आयात होता है तो उसमें एक ही व्यक्ति नहीं होता, उसमें कई सारे व्यक्तियों की एक एजेंसी होती है। व्यापारिक एजेंटों और दलालों के प्रकार। एजेंसी की स्थापना करके नियोक्ता एजेंट की सेवाओं का उपयोग कर सकता है। वह अपनी आवश्यकता अनुसार निम्नलिखित इनमें से किसी भी एक एजेंट को रख सकता है। सबसे पहले दलाल। दलाल क्या होता है? दलाल वह एजेंट है जो प्रतिफल में दो पक्षकार यानी कि क्रेता विक्रेता, इनके बीच व्यापार वाणिज्य संबंधी बातों के लिए अनुबंध एवं सौदा करने के लिए नियोक्ता के द्वारा नियुक्त किया जाता है। दलाल की नियुक्ति क्रेता और विक्रेता दोनों में से किसी भी के द्वारा की जा सकती है। विक्रेता की ओर से कार्य करने पर वह उसे क्रय नोट, यानी क्रेता जब उसको हायर करता है और उसको काम करने के लिए परमिशन देता है तो क्या बनाता है? क्रय नोट। और जब विक्रेता की ओर से कार्य करते हैं तो क्या बनता है? विक्रय नोट। दलाल अपने नाम में व्यवहार नहीं करता, वरन जो भी पक्षकार है, यानी क्रेता है या विक्रेता है, जो भी पक्षकार है उसके नाम पर वह व्यवहार करता है, यानी काम करता है। तो जैसे मैं एक आपको उदाहरण के तौर पे समझाऊंगी। जैसे मैं राजस्थान में अपनी हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्सटाइल्स का मटेरियल बनाती हूँ, स्कर्ट्स, और वो कॉटन का जो जयपुर में आजकल बहुत फेमस है, राजस्थान से मैं भेज रही हूँ और मैं पहली बार निर्यात कर रही हूँ। और मेरा जो मेरा क्रेता है, मैंने आपको बताया था, पहले भी उदाहरण बताए कि जापान में बहुत ज़्यादा ये माल की डिमांड होती है। अब जापान में मेरा माल जा रहा है, मैंने कभी जापान देखा नहीं, मैं कभी जापान गई नहीं, मैं जापानी भाषा जानती नहीं हूँ, और आपने देखा होगा दूसरे देशों में फिर भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है, लेकिन जापानीज यूजुअली वो ज़्यादातर अपनी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। उनकी इंग्लिश इतनी अच्छी, मैं इंग्लिश में कम प्रयोग भाषा का ज्ञान होता है उनको। तो विक्रेता और क्रेता के बीच में फिर बात कैसे हो? तो उसके लिए मुझे अपने ऊपर से अगर मैं कोई दलाल रखती हूँ तो वो मेरे नाम पर क्रेता से बातचीत करेगा, क्योंकि उसे जापानी भाषा भी आती है, उसे जापान के बारे में जानकारी भी है, उसे जापान की करेंसी के बारे में पता है, जापान के उनकी कार्यशीलता है, जिस तरह से वो लोग व्यवहार करते हैं, जिस तरह से उनका डिमांड है, सामान की डिमांड है, उपभोक्ता कैसे हैं, क्या चॉइसेस हैं, क्रेता का पेमेंट कैसे है, वहाँ की बैंक का सिस्टम कैसे है। तो जिस प्रतिनिधि को मैंने रखा अपनी तरफ से, तो वो कहलाता है विक्रेता का दलाल।
और जो प्रतिनिधि, और सेम इज विद जापान से अगर कोई क्रेता है और वो इंडिया से माल मंगा रहा है, उसे इंडिया की भाषा नहीं पता, इंडिया के विक्रेता के बारे में नहीं जानता, तो जो वहां का दलाल होगा उसकी जान पहचान किससे होगी? उसको नॉलेज इंडिया के बारे में होगी, उसको इंडिया के सामान के बारे में पता है, कैसे मंगवाना है वो पता है, और वो क्रेता के नाम पर विक्रेता से व्यवहार करता है। तो दोनों अलग अलग दलाल होंगे, एक ही दलाल दोनों के लिए काम नहीं करेगा, दोनों अलग अलग दलाल होंगे। अब हम दलालों के अलग अलग तरह से वर्गीकरण कर सकते हैं। मेनली बीमा दलाल, स्कंद दलाल और जहाजी दलाल। इसके दलाल जैसे बीमा दलाल कौन हुआ बच्चों? बीमा दलाल जो जहाजी बीमा के लिए नियुक्त किए जाते हैं, यह बीमा कंपनी और जहाज के स्वामी के मध्य मध्यस्थता करते हैं, का कार्य करते हैं, मध्यस्थता का कार्य करते हैं, यानी कि वो जहाजी कंपनी जिससे हम माल भेज रहे हैं दूसरे को, और जो हमारी बीमा कंपनी है, यानी कभी जहाज डूब जाए, कभी जहाज में आग लग जाए, आपका माल खराब हो जाए, तो इंश्योरेंस आपने नाम सुना होगा, हम करा के बेचते हैं, ताकि हमको, अगर हमारा विक्रेता के लिए बहुत फायदेमंद होता है, ताकि अगर माल कभी खराब हो जाए या अगर माल को नुकसान हो जाए तो हमें उसका पैसा मिल जाए। स्कंद दलाल कौन होते हैं? यानी स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य। आपने अक्सर नाम सुना होगा, अगर आप न्यूज में देखेंगे तो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज या अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज, ये सारा व्यापार जो क्रेता विक्रेता का है, ये किस पे चलता है? स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से चलता है। मुद्रा की रेट दिन पर डेली अगर आप देखेंगे तो बढ़ती है और घटती है। अगर बढ़ती है तो वो उसके हिसाब से पैसा लगाता है दलाल, और अगर घट रही है तो वो फिर उस कंपनी में पैसा नहीं लगाता। तो ये वो एक प्रतिनिधि है, किसके लिए? विक्रेता या क्रेता के लिए। जहाजी दलाल कौन होते हैं? ये जहाज के स्वामी द्वारा इस प्रकार के दलाल का नियुक्त किया जाता है, क्योंकि ये इन्हें नौभाटिक के लिए, यानी कि जो बंदरगाह पे रखे हुए सामान, बंदरगाह से सामान कैसे जाएगा, कब उठेगा, कब माल चढ़ेगा, कैसे चढ़ेगा, इन सब की जानकारी होती है, और वे विशेषकर जहाज के लिए ही काम करते हैं। इसीलिए बंदरगाहों पे रहते हैं। तटकर चुकाना है और जो भी बीमा चुकाने हैं, ये सब कागज का काम करके देते हैं विक्रेता को, और उससे मदद मिल जाती है। तो ये दलाल 3 प्रकार के दलाल थे, मेनली बीमा दलाल, स्कंद दलाल और जहाजी दलाल। अगली कक्षा में हम और तरह के एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे।